नमस्कार दोस्तों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमने आपसे वादा किया था ग्रामीण परिवेश का फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में देने का। तो दोस्तों, वो घड़ी आ गई है। दोस्तों, आज से हम अगर आज तक आपने ग्रामीण परिवेश के बारे में जो भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, भूल जाओ उसे। आज मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ बिल्कुल शुरू से ग्रामीण परिवेश, वो भी थ्योरी वाली क्लास। मैं आपको एमसीक्यू कराकर नहीं बेकाने वाला, या बिल्कुल थ्योरी वाली क्लास मैं आपको आज कराने वाला हूँ। और बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस के अनुसार, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार, बिल्कुल शुरू से आखिर तक जितने भी टॉपिक उसमें दे रखे हैं मैं दिखाऊंगा इसमें कौन कौन से टॉपिक ऑफिशियल सिलेबस में आए हैं। वो सारे टॉपिक करवाने की गारंटी थ्योरी से करवाऊंगा दोस्तों। थ्योरी से करवाने की गारंटी मेरी है। और अगर आपने ये ग्रामीण परिवेश का फुल कोर्स पढ़ लिया, याद कर लिया, बिल्कुल पढ़ने को नहीं कह रहा मैं, याद करने को कह रहा हूँ दोस्तों। याद करने से काम चलेगा। याद कर लिया तो आपके 25 क्वेश्चनों में से 23-24 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे दोस्तों। 25 में से 25 की गारंटी मैं नहीं लेता, मैं फिर कहता हूँ 23-24% आराम से सही हो जाएंगे। बिल्कुल फुल कोर्स है ग्रामीण परिवेश का। मैंने ये बहुत महंगा परचेज़ किया है। मैंने ये ग्रामीण परिवेश का जो कोर्स है बहुत महंगा परचेज़ किया है। इस कोर्स से ही मैं अपने कोचिंग सेंटर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और इससे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं इसे बिल्कुल फ्री में दूंगा। मैं आपसे कोई इसका पैसा नहीं लेने वाला। मैंने तो खैर ये बहुत महंगा ख़रीदा है। तो अब दोस्तों, मैं आप शुरू करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑफिशियल सिलेबस जो है उसमें 7 टॉपिक दिए हुए हैं ग्रामीण परिवेश के, यानी ग्राम समाज व विकास के। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पहला टॉपिक तो ये है। पहला टॉपिक दोस्तों ये है। पहला टॉपिक ये, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ये पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक इसमें है ग्राम विकास कार्यक्रम, ये दूसरा टॉपिक है। और दोस्तों, तीसरा टॉपिक इसमें यह है ग्राम विकास योजनाएं। ग्राम विकास योजनाएं, ये तीसरा टॉपिक है। ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम विकास योजना, ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक ये है ग्राम विकास शोध प्रणाली। और चौथे नंबर पर यह है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। और दोस्तों, पाँचवें नंबर पर इसमें यह है ग्रामीण सामाजिक विकास। और छठे नंबर पर है ग्राम विकास और भूमि सुधार। और सातवें नंबर पर है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जो संविधान में भी देखने को मिलेगी आपको। और दोस्तों, एक टॉपिक इसमें ये है केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। ये टोटल हैं। ये हैं कि जितने भी हुए, 7 हुए या 8 हुए, यही टोटल टॉपिक दिए हुए हैं बस। ऑफिशियल सिलेबस आप जाकर देख लीजिए, यही है। बस यही टोटल है। टोटल सिलेबस यही दिया हुआ है। इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे अलग एग्जाम में क्वेश्चन जाने वाला। दोस्तों, आपने देखा होगा पेट के एग्जाम में भी सिलेबस के अनुसार ही पूछा गया था। एक भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं पूछा गया था दोस्तों। इस एग्जाम में भी एक भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आप सिलेबस से बाहर पढ़ रहे हैं तो आप भी, आपकी बेवकूफ़ी है। या कोई टीचर आपको सिलेबस से अलग पढ़ा रहा है तो बेवकूफ़ है। यहाँ सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला। जितने टॉपिक के लिखे हुए हैं ग्राम विकास के, ग्राम समाज एवं विकास के, इनसे ही पूछा जाना है। यही टॉपिक आपको दिए हुए हैं दोस्तों। यही टॉपिक आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए हैं। आज हमारी ग्रामीण परिवेश की पहली क्लास है और कल से बिल्कुल शुरू से होगा। कल की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, ग्राम समाज व विकास, यानी ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। कौन सा टॉपिक रहेगा? ये वाला, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। आज मैं आपको ग्राम समाज से संबंधित बेसिक जानकारी देता हूँ। जो बेसिक जानकारी आपको किताब में पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के अंदर ही दी हुई है वो। तो मैं आज आपको बेसिक जानकारी दूंगा। कल की मैं वीडियो में आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उससे अगले में ये वाला पढ़ाऊंगा। इस तरीके से क्रम वाइज हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद एमसीक्यू भी कराऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, अगर आप इन्हें बुक से पढ़ेंगे, किसी किताब से पढ़ेंगे, तो आपको उसमें महाभारत के रूप में दिया हुआ होगा। यानी थ्योरी उसमें बहुत ऐसी दी हुई है, बिल्कुल महाभारत की तरह। आप उसे समझ नहीं सकते। मैंने उस थ्योरी से इम्पोर्टेंट कंटेंट छाटे हैं। और जो पहली बात, तो मैंने जो नोट्स हैं मैं नोट्सों से पढ़ा रहा हूँ आपको। और जो मैंने सार संग्रह के रूप में बनाई है, पीडीएफ सार संग्रह के रूप में। और इसको याद करने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि एक तथ्य के रूप में है ये। तो आइए दोस्तों, बेसिक जानकारी जो उसे जान लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या है दोस्तों? सन 1954 में ही चौधरी चरण सिंह के समय में पटवारी को ही लेखपाल बना दिया गया। जैसा आप लोग जानते हैं, पहले क्या था? पहले पटवारी होता था, लेकिन चौधरी चरण सिंह की सरकार में क्या कर दिया गया? इसको ही पटवारी का नाम लेखपाल कर दिया गया। कब करा गया था ये? 1900। दोस्तों, सन यहाँ मुझे कुछ डाउट लग रही है कि सन में थोड़ा गड़बड़ है इसमें, लेकिन आप सन को नहीं देखिएगा। सन नहीं पूछी जाती है, ये नहीं पूछा जाता कब बनाया गया, कब नहीं बनाया गया। शायद यहाँ 1956 है।
ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि चौधरी चरण सिंह के समय में ही पटवारी को ही लेखपाल बना दिया गया। आप गूगल पर सन और देख लेना, गूगल पर सर्च कर लेना सन के बारे में। वैसे 1956 है, मैं बता देता हूँ आपको। अगला पॉइंट क्या है, लेखपाल ग्रामीण क्षेत्रों का जमीनी कर्ता धर्ता होता है। ये बात आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, सिर्फ आपको फैक्ट समझना है। अब है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व के लिए सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक पद लेखपाल ही होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब इसे देखते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा, इसकी प्रणाली क्रम क्या है। इसका सबसे छोटा होता है लेखपाल, उससे बड़ा कानूनगो, उससे बड़ा नायब तहसीलदार, उससे बड़ा तहसीलदार, उससे बड़ा उप जिला अधिकारी जिसे एसडीएम बोलते हैं, उससे बड़ा होता है जिला अधिकारी या कलेक्टर जिसे डीएम बोलते हैं। ये क्रम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों इसे। अब आता है दोस्तों चकबंदी अधिनियम। तो दोस्तों चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था उत्तर प्रदेश में? 1953 में चकबंदी अधिनियम पारित हुआ था। इस सन को याद कर लेना, पूछा गया प्रश्न है 1953 में। सबसे पहले चकबंदी दोस्तों कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले चकबंदी 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में हुई थी। बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें, इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं। जब समझाने वाला टॉपिक आएगा मैं समझा दूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दूसरी चकबंदी 1954 में मुसाफिर खाना सुल्तान में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? 1954 में हुई थी, मुसाफिर खाना सुल्तानपुर में हुई थी। यानी दोनों चकबंदी, पहली वाली चकबंदी कब हुई? 1954 में, दूसरी भी 1954 में हुई। पहली कहाँ हुई? मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में। दूसरी कहाँ हुई? मुसाफिर खाना तहसील में सुल्तानपुर में हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, अब याद कर लेना इसे। 1958 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू हो गई थी। कब? 1958 में। 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू हो गई थी दोस्तों। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो आपको लिखने में आपका टाइम खर्च होगा, आप मत लिखिएगा इसे। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसकी पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर मैसेज करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लेना। राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय क्या है? राजस्व परिषद शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद क्या है? शीर्ष न्यायालय। उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व न्यायालय कितने? 2651। ये पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व न्यायालय 2651 है, रट लीजिएगा बिल्कुल। राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है। देखो इसे ये भी पूछा गया प्रश्न है, राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऐसे पूछा गया था, तो कहाँ है? लखनऊ में। आप देखो याद करने का क्या तरीका है, देखो प्रशासन, प्रशासन का मतलब क्या? सरकार, सरकार यानी मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री भैया कहाँ बैठता है? लखनऊ में बैठता है। जब मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठेगा तो प्रशासनिक मुख्यालय भी तो लखनऊ ही होगा। ऐसे ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में है। राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में है दोस्तों। इसे याद करने का क्या तरीका है दोस्तों? इसे याद करने का तरीका ये है, भैया राजस्व परिषद है तो इसका न्यायिक मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। अब न्याय की बात आ गई तो दोस्तों न्यायालय कहाँ हमारा? वो प्रयागराज में है, तो न्यायालय तो ये भी कहाँ हुआ? प्रयागराज में। इस तरीके से आप टच करके याद कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि भारत कैसा देश है, आपको बताना भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ गांव की प्रधानता है, इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है। आपको रट लीजिए बिल्कुल दोस्तों, इसे समझाने वाली कोई बात नहीं है, रट लीजिए इसे बिल्कुल। गांव में निवास करने वाली जनसंख्या 67.7% है। गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 67.7%। गांव में निवास करने वाली जनसंख्या 67.7% है। अब इसे रट लीजिए बिल्कुल एकदम। ये पूछा गया प्रश्न है 2015 में चकबंदी लेखपाल में। और ये भी पूछा गया नीचे, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या 83.3 करोड़ है। ये तो परसेंट में थी, ये कितनी, ये संख्या में है कि गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? 83.3 करोड़ है। इसे भी रट लीजिए, फैक्ट है दोस्तों, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, आपको याद करने हैं। भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं दोस्तों, आपको ये याद करना है। भारत में कुल, ये पूछा गया प्रश्न है, भारत में कितने गांव हैं? 6,40,930 गांव हैं। कहीं कहीं दिया हुआ है 6,40,931, लेकिन आपके आयोग ने जो सही माना था 6,40,930 सही माना था 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में आबादी, वहाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद कर लेना।
इम्पोर्टेंट तथ्य है, भारत में आबादी वाले गांव कितने हैं? 5,97,464 गांव आबादी वाले हैं। 6,40,930 तो टोटल गांव हैं, और आबादी वाले कितने हैं? 5,97,464। रट लो बिल्कुल इन्हें, डाटा को बिल्कुल रट लो इन्हें। भारत में बिना आबादी वाले गांव कितने? 43,466। जी हाँ दोस्तों, भारत में ऐसे भी गांव हैं जहां आबादी नहीं है, वो कितने हैं? 43,466। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये बताइए, जब उन गांव में आबादी नहीं है तो गांव भी क्यों हैं? दोस्तों ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे जो शहर से सटे हुए गाँव होते हैं, जो शहर से सटे हुए गाँव होते हैं, तो क्या होता है, उन गाँव के लोग जो शहर में जाकर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे वो गाँव खाली हो जाते हैं, या वो गाँव नगर से मिल जाते हैं, वो खाली हो जाते हैं, तो फिर वो बिना आबादी वाले गाँव कहलाते हैं। या उस गाँव में कोई बड़ा कारखाना लगा दिया जाता है और उस गाँव के लोगों को शहर में शिफ्ट कर देती है सरकार, इस तरीके से वो गाँव बिना आबादी वाले गाँव हो जाते हैं। गांव या परिवार एक सामाजिक इकाई है। गांव या परिवार एक सामाजिक इकाई है, रट लो बिल्कुल, यह सर्वविदित तथ्य है। ये कैसा तथ्य है? तथ्य ये है, गांव या परिवार एक सामाजिक इकाई है, यह एक सर्वविदित तथ्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये बात किसने कही? अरस्तु ने। अरस्तु ने कह दिया था भाई कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कही थी बात? ये बात कही थी अरस्तु ने। भारत गांव में निवास करता है, महात्मा गांधी कह चुके हैं, भारत गांव में निवास करता है। आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ग्राम शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, ग्राम शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। हालांकि ऋग्वेद में भी ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन आपको ऑप्शन लगाना वैदिक साहित्य है। राज्य सरकार या राज्यपाल, देखो राज्य सरकार का मतलब ही राज्यपाल है। राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र गांव कहलाता है। अब देखो गांव क्या कहलाता है, मान लो ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, ये यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, इस तरीके से अगर राज्यपाल एक अधिसूचना जारी कर दे और वो इस भौगोलिक क्षेत्र को गांव घोषित कर सकता है। कौन? राज्यपाल, यानी राज्य सरकार क्या कर सकती है? भौगोलिक क्षेत्र को गांव घोषित कर सकती है। गांव होने के लिए क्या शर्तें हैं वो नीचे पढ़ेंगे हम दोस्तों। ऐसा नहीं है मान लो 4 व्यक्ति आए यहाँ रहने लगे, गांव से 4 व्यक्ति कहीं से आए और एक जगह घेर कर रहने लगे, वो कहने लगे नहीं हम तो इसे गांव बनाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए शर्तें हैं, वो शर्तें नीचे हैं। ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? दोस्तों मैं बताने वाला हूँ ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। ये हैं शर्तें। जनसंख्या 5,000 से कम हो, वहाँ की जो जनसंख्या 5,000 से कम होनी चाहिए, और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो। उनका व्यवसाय, यानी उनका व्यवसाय क्या होना चाहिए? उनका व्यवसाय होना चाहिए खेती, यानी वहाँ 25% लोग खेती करते हों, वहाँ 25% लोग खेती से जुड़े हुए होने चाहिए। आपको इतनी लंबी बात याद नहीं करनी है, व्यवसाय कामगार, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि 25% लोग खेती करते हों। अब ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है, बात आप लोग जानते होंगे। गांव में क्या होती है भैया? गांव में कृषि होती है, गांव में लोग पशु पालते हैं। कोई गांव में बिजनेस वगैरह तो होते नहीं, आप जानते होंगे। तो ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि तथा पशुपालन होता है दोस्तों। जो लोग गांव में निवास करते हैं उन्हें ग्रामीण कहते हैं। सीधी सी बात है, समझाने वाली कोई बात है नहीं इसमें। जो गांव में रहेगा वो ग्रामीण, जो शहर में रहेगा वो शहरी। मतदाता सूची में दर्ज ग्रामीणों से ग्राम सभा बनती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। मतदाता सूची में जितने दर्ज ग्रामीण हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट डालने लायक हैं, उनसे क्या बनेगी? ग्राम सभा। 18 साल प्लस वाले तो वोट डालते हैं, तो 18 साल प्लस वाले भी वो लोग जो मतदाता सूची में जिनके नाम है, जिनकी वोटर लिस्ट में जिनके नाम दिए हुए हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है दोस्तों? उनसे मिलकर बनती है ग्राम सभा। ग्राम सभा द्वारा चुने गए लोगों से ग्राम पंचायत समिति बनती है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद कर लेना। ग्राम सभा द्वारा, जो ग्राम सभा द्वारा जो लोग चुने जाते हैं, यानी जो लोग चुने जाते हैं, उनसे क्या बनती है? लोगों से ग्राम पंचायत समिति बनती है। भारत में कुल ग्राम, हाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट तथ्य फिर आ गया है, इसे याद कर लेना दोस्तों। भारत में कुल ग्राम पंचायतें कितनी? 24,202, रट लो बिल्कुल। और संख्या वार्ड मेंबरों की कितनी होती? 7 से 17 होती है। वार्ड मेंबरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 से 17। वार्ड मेंबरों की संख्या कितनी होती है गांव में? 7 से 17 हो गया होगा, होती हैं दोस्तों। नए आंकड़ों के अनुसार है कितनी? 7 से 17। कुछ किताबों में आपको कुछ अलग दिया होगा, लेकिन ये सत्य है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप गूगल पर चेक कर लेना, चाहे कहीं भी
संख्या वार्ड मेंबरों की कितनी है? 7 से 17 होती है। पंचायत समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, रटने वाली बात है दोस्तों। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम 2 ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य है। पूछ लेता है कि ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है, तो कितनी बैठक अनिवार्य है? 2 बैठक अनिवार्य है दोस्तों। कितनी बैठक? 2 बैठक अनिवार्य है। आइए अब देखते हैं आगे। गांव के लिए नियुक्त, देखो ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। गांव के लिए नियुक्त सरकारी पद जिसे ग्राम सचिव कहते हैं, इसे ग्राम विकास अधिकारी या बीडीओ भी कहते हैं। आपने सुना होगा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या बीडीओ जो होता है वो ग्राम सचिव भी कहते हैं उसको। इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य गांव के लोगों तक सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाना है। यह बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी को रिपोर्ट करता है। किसे रिपोर्ट करता है? बीडीओ, खंड विकास अधिकारी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे, देखो लेखपाल का संबंध कहाँ से है? लेखपाल का संबंध है तहसील से। लेखपाल का संबंध किससे? तहसील से। तो दोस्तों बीडीओ का किससे है? बीडीओ यानी ग्राम सचिव का संबंध किससे? ब्लॉक में। यानी ये बीडीओ जो है ग्राम सचिव, ये ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक में मिलेंगे आपको। वो लेखपाल कहाँ मिलेंगे? तहसील में मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये बेसिक जानकारी कुछ मैंने आपको दी है। कल से हम टॉपिकों के अनुसार ही क्लास चलाएंगे। जो पहला टॉपिक है ऑफिशियल सिलेबस में, उसके अनुसार ही क्लास चलाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।